ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। राजधानी रांची में दिन दहाड़े एक जेवर दुकान को अपराधियों ने लूट लिया। पंडरा ओपी क्षेत्र के बाजार में एक बाइक पर आए 3 अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए इस कांड को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधी अचानक पंचवटी ज्वेलर्स पहुंचे और दुकानदार को अपने कब्जे में लेकर लाखों के गहने लूट कर फरार हो गए। तीनों अपराधी हथियार से लैस थे। अपराधियों ने दुकान के मालिक को अपने कब्जे में ले लिया और दुकान में जो भी गहने नजर आए उसे लूट कर फरार हो गए। आभूषण दुकानदार के अनुसार लाखों के गहनों की लूट हुई है। स्टॉक मिलने के बाद ही कितना जेवर अपराधी ले गए ये पता चल पाएगा। पंडरा ओपी प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि वो गवाही देने के लिए राजधानी से बाहर आए हुए हैं। लूट की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। दुकानदार ने बताया कि तीनों अपराधी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हुए हैं। पंडरा ओपी क्षेत्र में पंचवटी ज्वेलर्स में जो है अभी 3 अपराध कर्मियों के द्वारा जो है एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी ज्वेलर के मालिक से साथ में हमारी बातचीत हुई है। अभी इनके द्वारा कहा गया है कि हमें सस्पेंड करके बताएंगे कि हमारा क्या ज्वेलरी की लूट हुई है। अभी 3 अपराधियों का एक महत्वपूर्ण क्लू जो हम लोग को प्राप्त हुआ है और जो मेरा टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम अभी काम कर रहा है। हम लोग जल्द इस कांड का उद्भेदन करेंगे लेकिन अभी फिलहाल एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग असेसमेंट भी ये करना पड़ेगा कि कितने ऐसे ज्वेलरी दुकान है जहाँ पे ज्वेलर का दुकान है बट किसी तरह के गार्ड या फिर सीसीटीवी कैमरा का जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग को अपराध को डिटेक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी चीज़ एक पहलू हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अपराधी के पकड़ने के लिए चारों तरफ नाकेबंदी की गई है और हम लोग इसमें भी लगे हुए हैं। दुकान के अंदर में सीसीटीवी वगैरह अभी सीसीटीवी कैमरा है बट थोड़ा फेडेड है, बट हम लोग उसको एसेस करेंगे और टेक्निकल एडवांस करवाएंगे। सर 3 और रांची के चान्हो थाना क्षेत्र से पुलिस ने लाखों रुपए के सरसों तेल लूट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर लूटे गए 100 पेटी तेल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम शहनशाह है, जो चतरा का रहने वाला है। नगर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में गिरफ्तारी की जानकारी दी। मालूम हो कि चान्हो थाना क्षेत्र के कटैया मोड़ के पास 30 मई को लगभग 5 लाख रुपए का सरसों तेल लदी पिकअप वैन लूटकर हथियारबंद 3 अपराधी फरार हो गए थे। तीनों अपराधी एक बाइक से आए थे और चालक अस्कर अंसारी के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी की चाबी, नगद 11,000 रुपए और मोबाइल भी लूट लिया था। वहीं चालक और पिकअप वैन को कब्जे में लेकर बीजूपाड़ा खलारी रोड होते हुए चामा जंगल, जहां चालक को छोड़ दिया था। चालक अस्कर अंसारी 220 पेटी सलोनी तेल लेकर रांची के पंडरा बाजार से चंदवा जा रहा था। इस दौरान चालक कटैया के पास गन्ना जूस पीने रुका था। तभी एक बाइक से 3 हथियारबंद अपराधी मौके पर पहुंचे और चालक को कब्जे में ले लिया। इस दौरान 2 अपराधी पिकअप वैन के अंदर बैठ गए, जबकि एक बाइक को ड्राइव करते हुए उनके साथ चल रहा था। चामा जंगल पहुंचने के बाद अपराधियों ने पिकअप वैन से चालक को उतार दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। 30/5/24 को चान्हो कटैया मोड़ से एक पिकअप वैन जिसमें सरसों तेल लगभग 220 पेटी लोड था, उसको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा जो है वो लूट करके ले जाया गया था। तत्काल जब पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई है, चान्हो थाना में इसकी कांड अंकित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक खलारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था और थाना प्रभारी के और इनके साथ में जो सहयोगी थे, इन्होंने कड़ी मेहनत किया है और कड़ी मेहनत करके इस पिकअप वैन को जो है वो बरामद किए हैं और इसके जो सरसों तेल है उसे भी बरामद किए हैं। अभी फिलहाल एक मोहम्मद शहनशाह नाम के एक अपराधी जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है और इनके 3 अन्य साथियों की जो है वो अभी हम लोग खोज कर रहे हैं। अभी इनकी छापेमारी की जा रही है। लगातार थाना प्रभारी के माध्यम से जो है इनके बताए गए ठिकाने पर जो है छापेमारी भी चल रही है। देखिए 220 पेटी सरसों का तेल है, जिसमें से अभी लगभग 4,80,000 के आसपास है। तो अभी लगभग 4,80,000 का ये सरसों का तेल जो है कई जगह पे खपाने का काम किया, जिसमें अच्छी खासी जो है हम लोगों ने बरामदगी कर लिया है
और अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रहे हैं ताकि जो बचे हुए सरसों तेल है उसकी बरामदगी हम लोग कर सकें। अभी कितना बरामद हो चुका है सर? अभी हम लोग 100 पेटी के आसपास में हम लोग जो बरामद कर चुके हैं और इसमें लगभग 220 पेटी के आसपास था जिसमें 100 पेटी बरामद हो गई है और अन्य सरसों तेल की जो है बरामदगी हम लोग करने का प्रयास। इसका माल था किसके पास जा रहा था? अभी हम लोग इसको नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि व्यापारी का माल है और किसी अन्य तथ्य के लिए हम उसको रखें। और जमशेदपुर में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण कार्य की शुरुआत अब होने वाली है। 16 जून को राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शहर पहुंचकर इसका शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर मानको स्थित गांधी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें कई गणमान्य शामिल होंगे। इस बाबत तैयारियों का जायजा जिले के उपायुक्त एवं तमाम जिले के आला अधिकारियों ने गुरुवार को लिया। बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व में ही इसका शिलान्यास किया था, लेकिन किसी कारणवश निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कार्यक्रम स्थल का भौतिक निरीक्षण करते हुए तमाम तैयारियों पर अपनी संतुष्टि जाहिर की। गांधी मैदान का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री सर का कार्यक्रम संभावित है जिसमें कार्य शुभारंभ किया जाना है जो मानगो फ्लाईओवर है उसका, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आज सभी विभागों के साथ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे जायज़ा लिया गया है कि कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्थाएँ की जाएंगी और सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। कितने तारीख को आ रहे थे? 16 तारीख को ये संभव। किस चीज़ का उद्घाटन करने आ रहे हैं सर? ये कार्य का शुभारंभ है मानगो फ्लाईओवर। राजधानी रांची के एक निजी बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास की ओर से राष्ट्रीय डेयरी सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं अन्य प्रदेशों के गौपालक ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पतंजलि के 3 नए पशु आहार उत्पादों की लॉन्चिंग भी की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पशुपालकों को पशुओं की बेहतर देखभाल के विषय में बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास के महामंत्री ने कहा कि हमारे न्यास का सर्वोपरि लक्ष्य विशेष तौर पर गौधन के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार करना है। न्यास की ओर से नई तकनीक लाई गई है जिसमें मौजूद पोषक तत्व पशुओं के पेट में मौजूद विषैले बैक्टीरिया को मार देंगे और पशुओं को पूरा पोषण मिलेगा। ये दे सकते हैं क्योंकि कार्यों का करने का सलीका नहीं होता है, तरीका नहीं होता है। उस कारण से भी हम बिजनेस में, व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में, समाज में हम फेलियर होते हैं। तो हमें बड़ों का जो योग्य व्यक्ति हैं उनका सानिध्य मिलता है तो निश्चित रूप से हम अच्छी चीज़ें दे सकते हैं समाज को। किसी भी रूप में कोई भी प्रोडक्ट खाने पीने से लेके, चाहे ह्यूमन में है चाहे एनिमल में है, हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए इस चीज़ को बनाते हैं। और ये एक टेक्निकल बात है जो हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। पशु के 4 पेट होते हैं, मनुष्य का एक ही पेट होता है और गाय के 4 पेट होते हैं। पहले भूसा एक में जाता है, फिर फर्मेंटेशन होती है, फिर दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, 4th में जा करके जो हम एनर्जी देते हैं, विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, वो पशु को अवेलेबल होते हैं। और उससे पहले जो बैक्टीरिया है वो उसको खा जाते हैं। तो अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट। बाईपास का मतलब है कि उन 2-3 पेट से बाईपास कर दिया, जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं वो खा जाते हैं, क्योंकि वो खाएंगे तभी उनकी ग्रोथ होगी, वो बढ़ेंगे। उनसे बाईपास करके और डायरेक्ट पशु को दूध बनाने के लिए, एनर्जी के लिए, उसको मतलब दूध प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो भी हमने विटामिन, जैसे प्रोटीन मेन सोर्स है, प्रोटीन को पहले ही वो प्रोटोजोआ और जीवाणु खा जाएंगे तो वो दूध प्रोडक्शन के लिए नहीं मिलेगा, उसको बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए। इधर शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास का 4 दिवसीय शैक्षिक सह अभ्यास वर्ग आयोजन रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय में 14 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय कार्यशाला को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसकी विस्तृत जानकारी सरला बिरला स्कूल में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई।
इस संबंध में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सह संयोजक ए विनोद ने बताया कि न्यास की प्रतिवर्ष होने वाली ये राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला इस वर्ष सरला बिरला विश्वविद्यालय में आयोजित हो रही है। इसमें देश भर के 350 से अधिक शिक्षाविद एवं न्यास के कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रतिवर्ष होने वाली इस राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में न्यास के 11 विषय, 3 आयाम एवं 3 कार्य विभाग से संबंधित देश के विभिन्न प्रांतों में हुए प्रांत संयोजकों के द्वारा प्रतिवेदन रखा जाएगा। इस कार्यशाला में पूरे देश के कुलपति, कुल सचिव, निदेशक, शिक्षा मित्र, प्रांत संयोजक, संयोजक आगमन होगा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 के क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा के साथ साथ न्यास की देश भर में चलने वाली गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा क्षेत्र के प्रोफेसर है, शिक्षक है, कुलपति है, ऐसे लोग हैं। उसको शिक्षा क्षेत्र में एक साथ कैसे काम करना है, इसी प्रकार पर कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, कैसे शिक्षा क्षेत्र में एक भारतीय शिक्षा इस विषय पर कैसे एक विमर्श खड़ा करना है, नरेटिव रखना है, वो सब में अपना चर्चा रहेगा। और शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद 3 साल हो गया और एक 3 साल में सरकार और सभी लोग इसमें बहुत काम किया है, लेकिन बहुत चुनौती भी आती है। इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एरिया है अपना शिक्षा क्षेत्र, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड कॉलेज है, प्राइवेट है, डीम्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। इसलिए वो सब कैसे वो चुनौतियों के हमको कैसे उसका एड्रेस करना है, उसी प्रकार शिक्षा संस्कृति उद्यान है, इसका क्या मत है, क्या हमारा सोच है, उसके विषय पर हमारा एक प्रस्ताव भी रहेगा। सर मुख्य रूप से कौन कौन प्रांत मतलब वो राष्ट्रीय पॉलिटिकल स्टेट नहीं होना चाहिए। अपना संगठनात्मक दृष्टि से हम बड़े बड़े स्टेट को 2-3 बनाया है, उसी प्रकार वहाँ के अध्यक्ष, संयोजक, सह संयोजक और अपने विषय है, अलग अलग विषय है, 10-11 विषय है। इसे विषयों का प्रांत का और यूसिल तुरामडी माइंस इकाई के बांदू हुडांग माइंस के विस्थापित परिवार 11 जून से बांदू हुडांग ओपन कास्ट माइंस के वजन कांटा गेट के समक्ष 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। मांगे नहीं माने जाने तक विस्थापितों ने आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। गेट जाम कर धरना देने के कारण बांदू हुडांग माइंस से ऐसक ढुलाई का काम ठप हो गया है। विरोध में बांदू हुडांग, केरवा, डुंगरी विस्थापित व प्रभावित परिवार संयुक्त समिति शामिल है। इस दौरान संयुक्त समिति की नई अध्यक्ष रुक्मणी हो ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यूसिल प्रबंधन ने धरना व जाम स्थल पर पानी व बिजली काट दी है, इससे वहां पर बैठे वृद्ध, महिला, पुरुष व बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। 5 किलोमीटर दूर से बोतलों में पानी भरकर विस्थापित परिवार प्यास बुझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसिल प्रबंधन विस्थापितों के समक्ष अमानवीय व्यवहार कर रहा है। इधर गुरुवार को एसडीओ और सीओ धरना स्थल पर पहुंचे और विस्थापितों से वार्ता की। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही प्रबंधन से बात कर इसका समाधान निकाला जाएगा। मौके पर काफी संख्या में विस्थापित परिवार के सदस्य मौजूद थे। पांच मुद्दे क्या है मांगे को लेकर। डेथ केस का अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया है। इतना दिन से हम लोग के यहाँ कितना 8 साल से, किसी का 10 साल से डेथ करके बना, अभी तक हम लोग का कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग कुछ मतलब वो ये नहीं किया गया है। आश्वासन देते हैं लेकिन देते हैं। सीओ सर आए थे और एसडीएम मैडम आए थे। तो कुछ आश्वासन दिया होगा? नहीं, हाँ दिए, मैडम भी ठीक अच्छा बात बोली और वो लोग के ऊपर ही अभी किया जाएगा। डेथ केस को अविलंब पूरी की जाए। जितना भी डेथ केस है हम लोग का 6 महीना पहले एग्रीमेंट भी किया गया था वीडियो सर के सामने, अभी तक हम लोग का पूरा नहीं किया गया। तो 6 महीना होने के बाद कितना 6 महीना कितना दिन हुआ हमें। और जितना भी 2004-5 के बच्चे सभी विस्थापितों को यूसीएल के नौकरी देकर बहाल किया जाए। और तीसरा नंबर है विस्थापितों को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी दिया जाए। और 4 नंबर है 2004-5 के विस्थापितों को पुनर्वास कर उनका संपूर्ण विकास किया जाए। और 5 नंबर ऐसे विस्थापित जो नौकरी के उपरांत
उपरांत अस्वस्थ होने के कारण अथवा नौकरी में लंबे समय तक अनुपस्थित होने के कारण उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया है। उन्हें उनके आश्रित को अविलंब नौकरी प्रदान किया जाए। जुलाई से देश में लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने को लेकर गुरुवार को रांची प्रेस क्लब के सभागार में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि 3 नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने की बजाय न्याय देना है। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। ये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम औपनिवेशिक युग के पुराने कानूनों की जगह लेंगे। ये आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाएंगे। नए कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को बेहतर, पारदर्शी, पीड़ित केंद्रित बनाना है। नया कानून लागू हो जाने के बाद अपराध की कई धारा में भी बदलाव हो जाएगा। कार्यक्रम में रांची स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक आर पाटिल, पीआईबी रांची के एडीजी अखिल कुमार मिश्रा, सिटी डीएसपी कुमार वेंकटेश रमन के अलावे कानून के जानकार और पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जानकारों ने नए आपराधिक कानूनों पर अपने बहुमूल्य जानकारियां और विचार व्यक्त किए। देखिए, हमारे देश में 3 कानून चल रहे थे फिलहाल, जो क्रिमिनल लॉ के दायरे में हम रखते हैं, जिसको हमारा भारतीय दंड संहिता, आईपीसी इसको बोलते हैं, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे। इनमें बहुत जगहों पे अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजियत की झलक, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का जिक्र था, या लंदन गज़ेट का जिक्र था, या आपको क्वीन और क्राउन का जिक्र किया गया था। तो इन सब जगहों से जो है इन चीज़ों को हटाया गया है और हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, इसका यूज़ किया गया है। एक बात। दूसरी बात, आप देखेंगे जो एक अहम बदलाव इसमें आया है कि ये कानून जो है दंड की बजाय न्याय की तरफ अग्रसर है। कि आप देखें, अगर तो भारतीय दंड संहिता नाम अंग्रेज़ों ने दिया था 1860 में बनाने के बाद, अभी है भारतीय न्याय संहिता, जिसका उद्देश्य है कि हमको न्याय करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ दंड देना है। और अहम बदलाव इसके अंदर ये है कि जो दंड दिए गए थे उनमें एक अहम बदलाव ये है कि कम्युनिटी सर्विस को जोड़ा गया है। कुछ ही अपराधों के लिए जोड़ा गया है, पर जोड़ा गया है। इससे क्या है, हमारे जो लोग हैं जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति है, उनमें सुधार लाया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस का दायरा क्या होगा वो समय बताएगा, पर एक ये बहुत ही अहम बदलाव है इसके अंदर। और कुछ बदलाव हैं विद रिस्पेक्ट टू जो लोग एफआईआर लिखाने जाते हैं, या वृद्ध हैं या महिला हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब लोग अपने घर बैठे एफआईआर लिखा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए, या तो फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, या एक हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट बनाई जाए जिसके ज़रिए कि आप एफआईआर जो है थाने पे लिखा सकते हैं। और कुछ बदलाव हैं, जैसे कि हर व्यक्ति जो भी एफआईआर लिखाने जाएगा उसको एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी पुलिस ऑफिसर द्वारा। ये एक बहुत अहम बदलाव है जो पब्लिक के लिए यूज़फुल है। फिर विक्टिम को भी इन्फॉर्मेशन देने की बात की गई है कि जो विक्टिम्स हैं या सूचना देने आए, उनको 90 दिनों के अंदर ये बताना होगा कि जो है आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और क्या उसमें प्रोग्रेस हुआ है, और क्या आपका निर्णय है कि आप जो है चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, कि आप उसको जो है चार्जेस ड्रॉप कर रहे हैं। तो उससे उस विक्टिम सेंट्रिक लॉ बनाया गया। तो विक्टिम जो है एक पार्ट होगा न्याय न्याय प्रक्रिया का, जिसमें कि उसको योगदान और भाग लेने में उसको फ़ायदा मिलेगा। जी। उसमें बहुत सारे रेलेवेंट सेक्शन है जिनको रिटेन किया गया है। न्याय संहिता 2023 है, उसको 1 जुलाई से हम लोग लागू कर रहे हैं, सरकार के द्वारा आदेशित किया गया है। इसमें जो प्रोविजंस है, कुछ नए टर्म को ऐड किया गया है, कुछ चीज़ों को हटाया गया है, कुछ प्रोविजंस को, कुछ नए पनिशमेंट्स को इसमें ऐड किया गया है। बेसिकली ऐसा है कि कुछ बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, एक्ट में जो बहुत सारे अपराध हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है और उसमें इसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड कराई गई है। आइडेंटिटी को छिपाकर अगर कोई शादी करता है या रिलेशन बनाता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है और उसको पनिश किया गया है। इसमें सज़ा जो है बहुत सारे सेक्शंस में उसको इन्हांस किया गया है। जैसे और इसके साथ साथ बहुत सारे नए डिफिनीशन हैं, इसको इसमें लागू किया गया है। रेप और गैंग रेप में जो उम्र की बाध्यता थी, जो पहले 12 साल 16 साल, उसको हटा के अब उसको एक रूपता की गई है। गैंग रेप के मैटर में अगर ये 18 साल है तो 18 साल तक की महिला के साथ अगर ये गैंग रेप होता है तो उसमें पनिशमेंट जो है एक रूपता है। पहले जो 12 साल और 16 साल की बाध्यता थी वो ख़त्म कर दी गई है।
उधर चक्रधरपुर में गुरुवार को भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल रहा। लोग दिन भर घरों में ही दुबके रहे, जिस कारण बाजार और सड़कें सुनसान रहीं। जिन्हें बहुत जरूरी काम था वे ही सड़क पर दिखाई दिए। ज्यादातर लोग शाम को ही घरों से निकले। हालांकि हल्की बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी। चक्रधरपुर में गुरुवार को तापमान तकरीबन 44 डिग्री रहा। हीट वेव से लोग परेशान रहे। इधर दिन उतरने के साथ मौसम ने भी करवट बदली और तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से भारी राहत मिली। इसी तरह अभी अगर प्री मानसून की फुहार चलती रही तो गर्मी का प्रभाव कम हो सकता है। हालांकि लोगों को अब मानसून का इंतजार है, जब झमाझम बारिश से गर्मी की तपिश कम होगी। मौसम विभाग की माने तो 15 जून के बाद ही मानसून की दस्तक झारखंड में होगी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।